हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और ये कोई टीचिंग लेक्चर नहीं है। मुझे कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे पिछले कुछ 2-3 दिनों से कि एक बार ना आप सर बुक्स के बारे में बताइए कि नेट जेआरएफ को क्लियर करने के लिए हमें हिस्ट्री की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार इस बारे में एक वीडियो बना ही देता हूँ मैं और आपको बता ही देता हूँ कि इन सबको लेके मेरी क्या थिंकिंग है, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है। पहली बात जो उसमें ध्यान रखने वाली है ना, कि पुस्तक जो है यानी जो बुक्स है वो पढ़नी किसको चाहिए। यानी कि जो भी पुस्तक है जो मैं आगे बताऊंगा वो किसको पढ़नी चाहिए, किसको पढ़नी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है या पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है या फिर आप अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में हैं, मतलब कि आपकी 12th हुई है, आपके ग्रेजुएशन का या 1 या 2 साल हो गए हैं और आपके पास में से अराउंड 2 साल का टाइम पड़ा है, स्पेस पड़ा है कि आप उस चीज को दे सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उस विद्यार्थी को बुक्स पढ़नी चाहिए। किसको? ग्रेजुएशन चल रही हो ना, जिसकी ग्रेजुएशन चल रही हो, यानी अब ग्रेजुएशन में भले ही कोई भी हो ना, बीए हो बीएससी हो जो भी हो, मतलब कि जो 3 साल की जो ग्रेजुएशन होती है जिसकी ग्रेजुएशन चल रही है या पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट का जो फर्स्ट ईयर चल रहा हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जब आपकी ग्रेजुएशन मान लो कि 3 साल की होती है, अभी आपने 2 साल की ग्रेजुएशन कर ली है, तो आपको नेट के एग्जाम देने के लिए एमए तो करनी पड़ेगी ना। तो आपको ग्रेजुएशन के अगर आपके 2 साल हो गए हैं तो फिर भी आपका ग्रेजुएशन का 1 साल रहेगा। अगर आप 4 साल वाला कर रहे हो तो उसमें अगर आपके 3 साल हो गए तो भी 1 साल रहेगा। और उसके बाद में जब आप एमए करोगे तो 2 साल तो उसमें लगेंगे ही लगेंगे। यानी कि आपको मिनिमम 2 या ढाई साल का टाइम होना चाहिए आपके पास में बुक्स को पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ हिस्ट्री की ही बात करूँ तो उसमें 4 पोर्शन आते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और इतिहास दर्शन और लेखन का जो पोर्शन है, ये 4 भाग आते हैं। अब इन चारों की अलग अलग पुस्तक पढ़ने के लिए आपके पास कम से कम 1.5-2 साल तो होने ही चाहिए। पुस्तकें, कहते हैं ना कि पुस्तकों का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पुस्तक पढ़ते हो ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुस्तक पढ़ने के बाद में क्लियर होती है, तो उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बुक्स को पढ़ते हो ना तो आपके पास में एक अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। पहली बार बुक्स को पढ़ोगे, चीजें शायद इतनी याद नहीं होगी, 10-20% चीजें समझ में आएगी। फिर वापस बुक्स को पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि ठीक है, मेरे को अभी 30-40% याद है। फिर आप वापस पढ़ोगे ना तो ऐसे एक बुक को आप 3-4 बार अपने आगे से रिवीजन करोगे ना, तब जाके आपको 60-70% फैक्ट याद होंगे। और उसके लिए मिनिमम 1.5-2 साल तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम में पॉसिबल ही नहीं है वो सब चीजें होना। तो अगर जो भी ये देख रहा है, अगर आप ऐसे विद्यार्थी हो जिसकी अभी होनी है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि एमए, एमएससी जो भी है, मास्टर्स उसकी होनी है, एक तो वो विद्यार्थी, और दूसरा या फिर कोई ऐसा विद्यार्थी जो जिसकी ग्रेजुएशन चल रही है, यानी कि बीए बीएससी चल रही है और उसके 1-2 साल हो गए हैं, यानी कि मास्टर्स को मिला के, और उसके बाद में जो आप जो भी कर रहे हो, बीए बीएड कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसको मिला के अगर आपके पास में 2.5 से 3 साल का टाइम है ना, तो आप बुक्स पढ़ो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इतना टाइम तो आपको बुक्स को देना ही देना है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। बुक्स को पढ़ने में टाइम लगता है, बुक्स को समझने में टाइम लगता है, बुक्स को रिवीजन करना पड़ता है। और बार बार रिवीजन करना, तो बुक्स हो या नोट्स हो, हर किसी को बार बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे वापस रिवीजन नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप जब वापस पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें वापस नहीं लगेगी। तो इसलिए एक टाइम टू टाइम रिवीजन होना जरूरी है। ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि जो बुक है, वो बुक्स है जो उनको किसको पढ़नी चाहिए, या तो जिसकी ग्रेजुएशन चल रही हो, या फिर ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 1 साल बचा हो इसका और 2 साल मास्टर्स के। यानी अगर आपके पास में 3 साल हो ना, 3 साल आपके पास बचे हो, तो आप
बुक्स पढ़ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जिसके पास में 1 साल बचा है, 2 साल बचा है, वो बुक्स नहीं पढ़ सकता है। ऑब्वियसली आप पढ़ सकते हो, पर अगर आपको इतिहास की, समग्र इतिहास की बुक पढ़नी है नेट जेआरएफ के लिए, तो फिर इतना टाइम तो मिनिमम लगेगा। और अगर ऐसा है कि आपके एक दो जो है जैसे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत आपके क्लियर है, तो आप बाद में किसी एक जो भाग जो आपका क्लियर नहीं है, जिसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आप उसकी बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, 1 साल बचा है तो भी आप बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन 1 साल में अगर आपने पहले चीजें नहीं पढ़ी हुई है, समझी हुई नहीं है, तो फिर क्लियर करना इतना ईजी नहीं होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो भी विद्यार्थी के पास में अभी तक 3 साल बचे हैं नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए, या 2.5 साल बचे हैं, या एक बार को 2 साल बचे हैं, तो वो व्यक्ति, विद्यार्थी बुक पढ़ सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब बात करते हैं दूसरी बात की, जो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात है, जो आपका कंटेंट है ना, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, कोचिंग पढ़ रहे हो, या आपके पास में कोई नोट्स है, वो हमेशा ना लिमिटेड होना चाहिए। हमेशा लिमिटेड ही होना चाहिए, यानी कि सीमित होना चाहिए। या अब इसका क्या मतलब है? अब मान लो कि आप बुक पढ़ना शुरू करते हो, चलो आपने बुक पढ़ी, अच्छी बात है, आपने प्राचीन भारत की एक बुक, मान लो केसी श्रीवास्तव पढ़ लिया आपने। अब केसी श्रीवास्तव पढ़ने के बाद में आप प्राचीन भारत की, जैसे कि उपेंद्र यादव की बुक पढ़ते हो, या फिर आप और भी प्राचीन भारत में जैसे सौरभ चौबे की बुक पढ़ते हो, तो ना या तो फिर आप केसी श्रीवास्तव की बुक पढ़ो, या आप सौरभ चौबे की बुक पढ़ो, या फिर आप जो उपेंद्र सिंह है उनकी बुक पढ़ो, क्योंकि कंटेंट तो ऑलमोस्ट आपको फैक्ट तो मिल ही जाएंगे। हर एक बुक में आपको 70 से 80% तक फैक्ट मिल जाएंगे, और इतना कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और इतिहास दर्शन, जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर बुक पढ़ रहे हो तो उसी एक बुक को, पुस्तक को आपको 50 बार पढ़ना है। 50 पुस्तक को एक एक बार नहीं पढ़ना है, एक पुस्तक को 50 बार पढ़ना है। हर एक भाग की आपके पास में ज्यादा से ज्यादा एक ही पुस्तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसी एक पुस्तक पे भरोसा करके आपको उसको 50 बार पढ़ना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप किसी जगह से कोचिंग कर रहे हो, अगर आप कोचिंग कर रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कोचिंग में जो नोट्स लिखाए जाते हैं ना, नेट की, जेआरएफ की, आप कोचिंग करने जाते हो, या प्रोफेसर की कोचिंग करने जाते हो, या फिर आप स्कूल लेक्चरर की कोचिंग करने जाते हो हिस्ट्री में, तो 1.5 साल तो मिनिमम वहां पर भी लग जाता है, क्योंकि आपको नोट्स लिखवाए जाते हैं, आपको समझाया जाता है, उसमें भी टाइम लगता है ना। तो 1.5-2 साल तो आप वैसे भी उस चीज को दे रहे हो ना, तो उसके बाद में मुझे लगता नहीं है कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत है। फिर भी अगर आपको कोचिंग कर रहे हो, और कोचिंग करते टाइम आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया, या फिर जो हमारे टीचर है उन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है, तो ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो, ऐसा टॉपिक जो आपके टीचर ने कोचिंग में पढ़ाया ना हो, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को करने के लिए आप बुक खरीद सकते हो, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो। वरना आपको जो आपका कंटेंट है उसको लिमिटेड रखते हुए बार बार पढ़ना है। ठीक है, कंटेंट लिमिटेड होना चाहिए, एंड रिवीजन अगेन एंड अगेन, रिवीजन अगेन एंड अगेन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कंटेंट आपका लिमिटेड होना चाहिए। जिस भी कंटेंट पे आपने एक बार भरोसा दिखा दिया ना, उस पर फिर आपको पूरा भरोसा करना है। फिर मार्केट के लोग क्या बोलते हैं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, दूसरे टीचर्स क्या बोलते हैं, उस पर आपको जाना ही नहीं है। हर एक बुक में आपको लिमिटेड, जितना आपको किसी कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो मिल जाएगा। तो ज्यादा भ्रमित नहीं होना है, ठीक है ना। आप एक बार, जैसे अभी मैं पुस्तक के नाम बताऊंगा, आप वो देख लेना, या फिर आप जो किसी और ने सजेस्ट किया आप वो देख लो। फिर कोई एक पुस्तक को पकड़ के फिर उसको बार बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो बुक आपको तभी पढ़नी है जब या तो आपके टीचर्स ने वो जो टॉपिक है वो करवाया नहीं है, या आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। वरना बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि नोट्स और बुक सब साथ में पढ़ोगे ना, खिचड़ी हो जाएगी दिमाग में। हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, तो एक ही अपने को मैटर को लेके चलना है। अगर अलग अलग लेके गए तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला है, ये सत्य बात है। तो हमने पहली बात तो ये की कि पुस्तक किसको पढ़नी चाहिए, जिसकी ग्रेजुएशन चल रही हो, जिसका ग्रेजुएशन का 1 साल रहा हो, या फिर जिसके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जो मास्टर्स है उसको 2 साल उसके रहे हो, यानी कि 3 या 2.5 साल का जिसके पास टाइम हो, उसको पहली बात तो बुक पढ़नी चाहिए। दूसरी बात, आप जब बुक पढ़ते हो या आप कोचिंग करते हो, अब कंटेंट में देखो, अब कंटेंट में दोनों है, ठीक है ना, बुक और कोचिंग। कोचिंग में आपको नोट्स, अब ये दोनों है, ठीक है। अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो इसको बार 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 पढ़ो। अगर आप किसी जगह से कोचिंग कर रहे हो तो इसको बार 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 पढ़ो।
कोचिंग के साथ में आपको बुक कब पढ़नी है, पुस्तक तब पढ़े जब या तो वह पाठ टीचर द्वारा अध्यापक जी ना करवाए। अध्यापक जी, ऐसा हो सकता है टीचर्स कई बार भूल जाते हैं या फिर ऐसा कोई पॉइंट वगैरह है वो छूट जाता है, तब आप हो सकता है किसी उसी एक टॉपिक को, उसी पॉइंट को आप किसी पुस्तक से पढ़ सकते हो, जब या तो वो पाठ या जब वो पाठ अध्यापक ना पढ़ाए या आपको समझ में ना आए या आपको समझ में ना आए, तभी आपको कोचिंग के साथ में किसी भी बुक को पढ़ना है, और उसमें भी उन्हीं को पढ़ना है जिस टॉपिक को या तो आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया है गलती से, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिस हो गए हैं, या फिर अगर कोई पूरा का पूरा ऐसा कोई पार्ट, ऐसा कोई लेसन, ऐसा कोई पार्ट जो आपको समझ में नहीं आया कि सर ने पढ़ाया है अच्छे से लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो आप उसके लिए भी एक बार बुक पढ़ सकते हो। वरना अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको बुक नहीं पढ़नी है। और आप बुक पढ़ रहे हो कोई भी, तो इसको बार बार पढ़ना है। वापस बोल रहा हूं मैं, कंटेंट को हमेशा लिमिटेड रखना है, कंटेंट को मिक्स नहीं करना है। एक कंटेंट को 100 बार पढ़ो, ना कि 100 कंटेंट को एक एक बार पढ़ो, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। हम अब अगर बात की जाए ना कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो पढ़नी चाहिए अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ नेट का क्या सीन है। नेट में हिस्ट्री में 10 इकाइयां हैं, ठीक है। 10 बोल सकते हो पार्ट्स या फिर इकाइयां हैं, ठीक है। अब जिसमें से क्या है ना, प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत है, ठीक है, आधुनिक है, और इतिहास, दर्शन और लेखन है। इतिहास, दर्शन और लेखन, ये चार जो इतिहास के भाग है ना वो नेट में है। जिसमें से जो 10 इकाइयां हैं, जो स्टार्ट की 3 है ना वो संबंधित है प्राचीन भारत से, फिर 4, 5 और 6 है मध्यकालीन भारत से, फिर 7, 8 और 9 है आधुनिक भारत से, और जो लास्ट इकाई है वो है संबंधित किससे, इतिहास, दर्शन और लेखन से। तो नेट में ये 4 पार्ट है हिस्ट्री में। अब नेट में राजस्थान का की हिस्ट्री नहीं है, और मतलब कि जो आप पढ़ रहे हो जैसे कि मध्यकालीन भारत में अगर कोई राजस्थान का जिक्र आता है तो वो अलग बात है, वरना अलग से राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर नहीं दी हुई है, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं है, पहले थी अभी हटा दिया है। तो अभी ये 4 पार्ट है। नेट हिस्ट्री की बात की जाए, ये 10 पार्ट्स है। 10 पार्ट्स में ये जो 10 इकाइयां हैं, ये 3 इकाइयां प्राचीन भारत से संबंधित है, 3 मध्यकालीन भारत से, 3 आधुनिक भारत से, और 1 इतिहास, दर्शन और लेखन से। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए इनके लिए। तो एक बार मैं ये मिटाता हूँ फिर आपको बताता हूँ मैं। ये आपको समझ में आ गया ना कि पुस्तक किसको पढ़नी चाहिए। फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो ना, तो आपको कंटेंट को लिमिटेड रखना है, उसी को बार बार रिवीजन करना है। और कोचिंग के साथ में आपको पुस्तक तभी पढ़नी है जब आपको कोई बात, कोई ऐसा टॉपिक समझ में ना आए, या वो टीचर्स वो टॉपिक ना पढ़ाए, या फिर कुछ पॉइंट्स मिस हो जाए, तभी आपको उस बुक को पढ़ना है। फिर हमने बात की कि नेट में हिस्ट्री के जो 10 इकाइयां हैं, उनमें से जो 10 इकाइयां वो कौन कौन से भाग से संबंधित है इतिहास के। तो 3 प्राचीन भारत से, 3 मध्यकालीन भारत से, 3 आधुनिक से, और 1 जो है इतिहास, दर्शन और लेखन से। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। बात करते हैं बुक रिकमेंडेशन पे, और मैं 10, 12, 3, 4, 5 बुक्स का नाम नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ 2 बुक्स या मैक्स टू मैक्स 3 बुक्स के नाम बताऊंगा। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको इनमें से कौन सी पढ़नी है। वो बात करते हैं ना हम सबसे पहले प्राचीन भारत की, कि हमारे नेट का जो सिलेबस है उसमें स्टार्ट की जो 3 इकाइयां हैं वो भारत के, यानी कि प्राचीन भारत से संबंधित हैं। अब उस 3 इकाइयों के लिए आप कौन कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हो। तो पहली जिसमें पुस्तक का नाम लिख रहा हूं ना वो है केसी श्रीवास्तव, ठीक है। और दूसरी पुस्तक का नाम लिख रहा हूं ना वो है सौरभ चौबे जी की, ठीक है। बस प्राचीन भारत में यही 2
पुस्तक है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी किसी भी पुस्तक के अंदर माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है। अगर आपको प्राचीन भारत अच्छे से पढ़ना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फैक्ट क्लियर करना है, तो इन दो पुस्तक से हो जाएगा। बाकी 100 पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में किसी भी हिस्ट्री के स्टूडेंट को अगर प्राचीन भारत क्लियर करना है तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये दो बुक मोर देन सफिशियंट है। अब बात की जाए केसी श्रीवास्तव में, अगर आप हिस्ट्री के एकदम नए स्टूडेंट हो, अगर आपको इतिहास का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तब आपको पढ़नी है केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक को, क्योंकि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में समझाया गया है, तो आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन सौरभ चौबे जी की जो बुक है इसमें फैक्ट थोड़े ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉन्सेप्ट। तो आपको अगर इतिहास का अच्छा खासा नॉलेज, अच्छा खासा नहीं मतलब मीडियम लेवल का भी नॉलेज है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप सौरभ चौबे जी की पुस्तक पढ़ सकते हो। इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फैक्ट्स ज़्यादा है कंपेरेटिवली केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक में। केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक में कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक आपका जो एक क्या बोलते हैं उसको, इतिहास इतिहास का जो एक वो धारणा होती है ना, उसको विकसित करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक में। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस पुस्तक में फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स भी है, कॉन्सेप्ट भी है। बस थोड़ा सा अब ये ऐसा हो गया ना कि थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है और इसमें फैक्ट ज्यादा है। तो इसमें बात की जाए तो इतिहास की समझ, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है ना, समझ के लिए, अब इतिहास में भी कौन सा, प्राचीन भारत, इतिहास की समझ के लिए आप ये पढ़ सकते हो, प्लस फैक्ट भी इसमें है। लेकिन जो सौरभ चौबे जी की है उनसे थोड़े से कम है। अब इसमें बात की जाए तो इनमें फैक्ट्स है और कॉन्सेप्ट भी है, फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट। अब बस दोनों पुस्तक में फर्क यही है कि केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक में कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस है और सौरभ चौबे जी की जो पुस्तक है उसमें फैक्ट पे ज्यादा फोकस है। इसमें उतने ज्यादा फैक्ट नहीं है और इसमें फैक्ट काफी अच्छे हैं। तो प्राचीन भारत के लिए आप इन दोनों में से, अगर आप नए स्टूडेंट हो हिस्ट्री के, आपको इतिहास का ज्यादा आइडिया नहीं है, अगर आपने इतिहास ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो मैं कहूंगा कि आप केसी श्रीवास्तव पढ़ लीजिए। और अगर आपको हिस्ट्री का ठीक ठाक आइडिया है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, आपको पता है कि क्या चीजें हैं, एक सामान्य स्तर पर अगर आपको उन चीजों का आइडिया है ना, तो फिर आप सौरभ चौबे पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, इतिहास के नए छात्र, इतिहास के जो नए छात्र है जिनको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है इतिहास के बारे में, और जिनको थोड़ा ज्ञान है, जिनको इतिहास का इतिहास का सामान्य ज्ञान हो, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का भी नॉलेज होगा ना, तो भी आप सौरभ चौबे जी की पुस्तक को पढ़ सकते हो। जिनको इतिहास का सामान्य ज्ञान हो तो वो ये पढ़ सकता है। अब देखो नेट जेआरएफ में ना, अगर मैं स्पेशली नेट के लिए बात करूं तो मेरे को लगता है कि आपको सौरभ चौबे जी की पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें फैक्ट है। और नेट में ना हिस्ट्री का अगर कोई सबसे टफ पेपर होता है ना, वो नेट का होता है। वो अलग ही सवाल आते हैं, पता नहीं कहाँ से वो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो यूजीसी वाले ही जाने, एनटीए वाले ही जाने। लेकिन बहुत ही टिपिकल सा पेपर आता है। मतलब आप प्रोफेसर का देखोगे ना कि काफी कंसेप्ट बेस आता है, आप इसको लेक्चरर का देखो काफी कंसेप्ट बेस आता है। लेकिन नेट का ना एक ऐसा पेपर होता है हिस्ट्री का जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। मतलब ऐसे 60% 70% सवाल तो एकदम सही वाले आते हैं, लेकिन कुछ 10-20% सवाल ऐसे आते हैं ना जो किसी को पता ही नहीं होते पहले। तो फैक्ट थोड़े से ज्यादा आते हैं नेट में, ऐसा मेरे को लगता है। और इसीलिए फैक्ट ज्यादा आते हैं तो आपको सौरभ चौबे जी की तरफ जाना चाहिए। आप बिल्कुल ये भी पढ़ सकते हो, इसमें भी फैक्ट्स हैं और इससे भी नेट क्लियर हो सकती है। लेकिन बस ये है कि थोड़े से फैक्ट्स सौरभ चौबे जी की तुलना में कम है। ठीक है, तो प्राचीन भारत की ये दो पुस्तकें हो गई है। बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत, अब इसमें वापस मैं दो नाम लिखूंगा। पहला तो लिखूंगा मैं सौरभ चौबे जी का ही, ठीक है, सौरभ चौबे। और दूसरा मैं जो नाम लिखने वाला हूं ना, वो मैं लिखने वाला हूं गणपत सिंह जी का। अब जो गणपत सिंह जी हमारे प्रिय अध्यापक हैं, उन्होंने जो कोचिंग में पढ़ाया है और उसी कोचिंग की पीडीएफ को हैंड रिटन लिखवाया है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो गणपत सिंह जी के हस्तलिखित नोट्स,
अब ये ऐसे मैं नोट्स लिख रहा हूँ, लेकिन ये अपना आप में एक प्रॉपर बुक ही है, पुस्तक ही है। तो और इसमें चीजों को काफी डिटेल से समझाया गया है। अब मध्यकालीन भारत के लिए आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो। सौरभ चौबे जी की बात की जाए ना, तो इसमें सतीश चंद्र प्लस जो एलपी शर्मा थे ना, आई होप कि मैं सही नाम, क्योंकि मैंने इनकी इतनी ज्यादा पुस्तक पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया कि सौरभ चौबे में इन दोनों पुस्तकों का एक तरीके से निचोड़ है। मतलब अगर आप सौरभ चौबे जी की पुस्तक पढ़ रहे हो ना, तो ना आपको सतीश चंद्र जी की पुस्तक पढ़ने की जरूरत है, ना एलपी शर्मा की पढ़ने की जरूरत है, आपका काम सौरभ चौबे से बन जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, कंसेप्ट को भी पढ़ना है, फैक्ट को भी पढ़ना है, तो फिर आप गणपत सिंह जी के जो हस्तलिखित नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, जो उन्होंने कक्षा में जो कुछ पढ़ाया है, उनको एक नोट्स का रूप देकर एक इजी लैंग्वेज में उन्होंने ये जो बुक्स हैं वो उन्होंने छपवाई है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ में, फैक्ट के साथ में अच्छे से पढ़ना है, तो और क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सर ने बहुत ही डिटेल से समझाया हर एक चीज को, तो फिर आप जब वो पढ़ोगे ना, अगर आप सर से कोचिंग ले रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप सर से कोचिंग नहीं ले रहे हो और ऐसे ही अगर आपको मध्यकालीन भारत की प्रिपरेशन करनी है, तो भी आप गणपत सिंह जी के जो हैंड रिटन नोट्स है उसको पढ़ सकते हो। बस ये है कि डिटेल में चीजें बताइए, सर ने काफी अच्छे से समझाया है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आपको पढ़नी पड़ेगी। बट इन दोनों में से मध्यकालीन भारत के लिए आप कोई भी पढ़ सकते हो, दोनों में से आप कोई भी पढ़ो, कोई भी एक आप अपने हिसाब से चूज कर लो, दोनों अच्छी है। इसमें मैंने बताया कि इसमें कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों है। गणपत सिंह जी के जो मध्यकालीन भारत के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उसमें भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों है। तो इसमें आप जो भी पढ़ोगे आपका मध्यकालीन भारत का काम हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे, आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत में क्या है ना, कि जितनी भी बुक्स है ना, उसमें त्रुटियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यहां पर भी मैं दो नाम लिखूंगा। एक लिखूंगा मैं अरविंद भास्कर जी का। इनकी पुस्तकें आती है, शायद दो भाग आते हैं, शायद के दो भाग ही आते हैं आधुनिक भारत के। और वापस मैं नाम लिखूंगा गणपत सिंह जी का। इनके वही वापस हैंड रिटन नोट्स जो सर ने कोचिंग में पढ़ाया है, उन्हीं को नोट्स का रूप देके उन्होंने ये एक तरीके से बुक्स हैं जो छपवाई है। ठीक है, क्योंकि आधुनिक भारत के अभी तक नोट्स आए नहीं है सर के, जहां तक मुझे पता है। लेकिन मध्यकालीन भारत के और आधुनिक भारत के आ चुके हैं, तो आप ऑब्वियसली इनको मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सर ने काफी अच्छे से चीजें समझाई है और पढ़ाई है। और यहाँ पे मैं जिसका भी नाम लिख रहा हूँ ना, किसी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये जिनका भी मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ ना, उनको पता भी नहीं है कि मेरा अस्तित्व भी है नहीं इस दुनिया में। तो उनको नहीं बताया, मैं बस अपने हिसाब से सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि गणपत सिंह जी मेरे को जानते हैं या फिर अरविंद भास्कर जी जानते हैं, सौरभ चौबे जानते हैं, मेरे को तो कोई नहीं जानता भाई अभी तक। आगे जानेंगे या नहीं जानेंगे वो अलग बात है, बट अभी तक तो मुझे कोई नहीं जानता इनमें से। तो ये जो रिकमेंडेशन है ना, ये मेरी खुद की रिकमेंडेशन है, मेरी खुद की चॉइस है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आधुनिक भारत में आप अरविंद भास्कर जी की दो भाग आते हैं, वो पढ़ सकते हो। इनमें फैक्ट को प्लस कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से दिया गया है। और सर के जो हैंड रिटन नोट्स है ना, इसमें भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को बहुत ही सही से समझाया गया है। तो आप इन दोनों में से भी कोई भी एक पुस्तक है, उनका आप चयन कर सकते हो। अरविंद भास्कर जी की अगर आपको पुस्तक पढ़नी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे लगता है कि लैंग्वेज हल्की सी ना, ऐसी क्लिष्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी सी ऐसी है कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने इतिहास को नहीं पढ़ा है और वो नया नया पढ़ रहा है, थोड़ा सा उसको टाइम लग सकता है चीजों को समझने में। ठीक है, लेकिन फिर भी अरविंद भास्कर जी की ये दोनों पुस्तकें नेट के लिए काफी अच्छी है। और जो सर के हैंड रिटन नोट्स हैं गणपत सिंह जी के, वो भी काफी अच्छे हैं, चीजों को अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया गया है, फैक्ट्स को कवर किया गया है। तो आधुनिक भारत के लिए भी आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। अब इसमें फिर वही बात है कि अगर आप किसी जगह से कोचिंग कर रहे हो ना, मैं यहाँ पर नहीं, पहले मैं यहाँ चौथा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इतिहास लेखन और दर्शन की, जो कि मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि
मुझे लगता है कि ये जो पार्ट है ना, इसको अभी तक अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है टीचर्स के द्वारा। यूट्यूब पर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया, कोचिंग में मुझे नहीं पता कितना अच्छे से पढ़ाया गया है, कितना अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन यूट्यूब पे मुझे लगता है कि ये यूट्यूब पर तो वैसे कोई भी कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है फ्री में। आप ना प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत के, आधुनिक के और इतिहास के सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो विषय है ना, वो काफी ऐसे बिखरे बिखरे से, और उसमें फैक्ट को भी इतने अच्छे से कवर नहीं किया गया। एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया तो बाकी के टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ाया गया। तो लेकिन फिर भी ये तो ऐसा है ना कि इसके तो फिर भी लोग पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है कि प्राचीन भारत में क्या हुआ है, मध्यकालीन भारत में क्या है, आधुनिक भारत में क्या। मेरे को लगता है ना कि इतिहास, लेखन और दर्शन का स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं है कि ये आखिर चीज क्या है। ठीक है, कि क्या है ये, उनको बहुत ही, जब ये, मुझे लगता है कि नेट की कोई प्रिपरेशन करता है या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करता है तभी शायद पहली बार ये कोई पढ़ता होगा। इससे पहले तो मुझे लगता नहीं किसी ने पढ़ा होगा। तो इतिहास, लेखन और दर्शन के लिए पुस्तक आती है श्रीधरन की, वो आप पढ़ सकते हो। अच्छी पुस्तक है, उनसे भी आपके फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। या अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप वहां पे तो ये चीजें क्लियर हो ही जाएगी। अब आपको ना पुस्तक पढ़नी है ना कोचिंग करनी है, तो फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है हिस्ट्री पथ, इस पे मैं ये पूरा का पूरा क्लियर करवाऊंगा। क्योंकि हमेशा से ना मेरे को ऐसा लगता था कि इसका जो ये पार्ट है इतिहास, दर्शन और लेखन वाला ना, वो मेरे को लगता था कि अवेलेबल होना चाहिए यूट्यूब पे। एटलीस्ट अगर कोई पढ़ा भी लेना तो, और कोई छात्र पढ़ भी लेता है ना, तो उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पैदा हो जाएगी इसकी। उसके बाद में अगर वो कभी आगे बुक्स पढ़ता है या किसी और जगह से भी पढ़ता है तो उसको कुछ नया नहीं लगेगा, उसको ये चीजें काफी इजी लगेगी अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो जो इतिहास, दर्शन और लेखन के लिए अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप श्रीधरन की बुक पढ़ सकते हो। या फिर आप अगर किसी से कोचिंग कर रहे हो तो भी ठीक है। आपको बुक भी नहीं पढ़नी है, आप कोचिंग भी नहीं कर रहे हो, तो हिस्ट्री पर चैनल पर ये मैं पूरा करवाऊंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। भले ही मेरा नया चैनल है, भले ही मुझे कोई जानता है नहीं जानता है, व्यूज आए नहीं है, लेकिन मैं ये तो पूरा करवा के ही जाऊंगा। अगर मेरे को लगेगा भी ना कि चलो ठीक है यार, इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अभी मुझे अपने चैनल पे, फिर भी मैं ये तो क्लियर करवा के जाऊंगा, ताकि आगे कोई स्टूडेंट आएगा ना, देखेगा ना, तो उसको एटलीस्ट ये कंटेंट तो मिलना ही चाहिए नेट के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो इसके 50 सवाल आते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार करना जरूरी है, नेट के लिए भी और प्रोफेसर के लिए भी। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, अगर बुक पढ़नी है तो श्रीधरन की, कोचिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, वरना मैं अपने चैनल पे पूरा का पूरा मैं ये करवाऊंगा। पर संपूर्ण संपूर्ण इतिहास, दर्शन और जो लेखन है वो कवर किया जाएगा, लेखन पढ़ाया जाएगा। पढ़ाऊंगा कौन? यही जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो मैं ही पढ़ाऊंगा। मैंने तो 3 क्लासेस अपलोड करके रखी है इसकी, जो फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि पहले फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास दर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद में लेखन को पढ़ेंगे। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जिसने अभी तक मेरे चैनल को चेकआउट नहीं किया ना, तो आप एक बार जाके इनकी क्लासेस देख लो। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप देखना, अगर अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ इनको पढ़ाने की। और मेरे मेरे को लगता है कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, उतना हो सकता है आपको कोचिंग में पढ़ा ले, लेकिन फ्री में तो इतना आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। तो देख लेना, एक बार चैनल चेकआउट कर लेना। तो बस ये बात हो गई बुक्स की, कि प्राचीन भारत के लिए केसी श्रीवास्तव, सौरभ चौबे, मध्यकालीन भारत के लिए सौरभ चौबे, गणपत सिंह जी के जो हैंड रिटन नोट्स है, आधुनिक भारत के लिए अरविंद भास्कर जी की या फिर गणपत सिंह जी के जो हैंड रिटन नोट्स है, दोनों में से कोई भी एक पढ़ो। और इतिहास लेखन के लिए मैंने आपको बता दिया, श्रीधरन कोचिंग, या फिर मैं ये पूरा का पूरा अपने चैनल पे कवर करवाऊंगा, एक एक चीज को मैं कवर करवाते हुए चलूंगा। अब ये बात होगी बुक्स की। अब इसमें बस एक दो बात मेरे को और करनी है कि अगर आप कोचिंग कर रहे हो, अब ये बात मैंने पहले भी की लेकिन एक बार मैं वापस लिख रहा हूं, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग कर रहे हो ना, तो जैसा मैंने आपको बोला कि आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको बुक्स तभी पढ़नी है, बुक्स तभी पढ़े जब दो शर्तें होनी चाहिए, या तो आपको वो पाठ समझ में ना आया हो, आपको वह अध्याय समझ में ना आया हो,
या फिर टीचर ने ना पढ़ाया हो, टीचर ने ना पढ़ाया हो। अब ऐसा तो बहुत ही रेयरली होगा कि अगर आप किसी जगह पे कोचिंग कर रहे हो और टीचर आपको टॉपिक ही ना पढ़ाए जो एग्जाम में आएगा, बट अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि सर से कुछ चीजें छूट जाती है, इंसान है, इंसान से ही गलतियां होती है, तो अगर कोई ऐसा टॉपिक छूट जाता है तो फिर आप उस सिर्फ उसी टॉपिक को उस बुक से पढ़ना है, और जो आपको समझ में नहीं आता है, जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, जो पॉइंट समझ में नहीं आता है, आपको सिर्फ उसी पॉइंट को बुक से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप नोट्स अलग से पढ़ रहे हो फिर बुक्स अलग से पढ़ रहे हो, भाई ऐसा मत करना। कंटेंट को हमेशा अपने लिमिटेड रखना। कंटेंट, वापस मैं बोल रहा हूं, कंटेंट लिमिटेड। एक बार जिस पुस्तक पे, जिस कोचिंग पे, जिस टीचर पे, जिस नोट्स पे भरोसा कर लिया आपने, फिर उस पे भरोसा ही करना। वो आपको धोखा नहीं देगा, आप उसको धोखा मत देना। बस आपको एक कंटेंट को 100 बार पढ़ना है, 100 कंटेंट को एक बार नहीं पढ़ना है। आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन दैट प्लीज 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 कीप योर कंटेंट लिमिटेड। भले आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। अब लास्ट में एक बात कर लेते हैं कि ये चारों तो हमने देख ली पुस्तकें हैं, अब बात करते हैं कि अभ्यास के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो प्रैक्टिस की मैं बात करूँ ना, अभ्यास के लिए कहाँ पे लिखे भाई, यहाँ पे। अगर अभ्यास के लिए आपको पढ़नी हो तो अभ्यास के लिए आप युथ पब्लिकेशन की बुक आती है, युथ पब्लिकेशन। अब इसमें युथ पब्लिकेशन की स्पेशली आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और इतिहास, दर्शन और लेखन सम्मिलित है, तो आप युथ पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हो, प्रैक्टिस बुक। और उसमें से जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, इतिहास, लेखन और दर्शन है ना, आप इन चारे जो भाग के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं ना, आप वहां से कर सकते हो, युथ से कर सकते हो। और आई थिंक युथ की अगर नेट की भी आती है, आती होगी शायद, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कम से कम 10-12 साल के आई थिंक होंगे। तो अभ्यास के लिए आप यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हो। और पप्पू सिंह जी प्रजापत की भी आती है, पीएसपी सर की भी आती है, आप उनकी भी ले सकते हो अभ्यास के लिए। लेकिन अभ्यास आपको तभी करना है जब आपने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इतिहास, लेखन और दर्शन, कम से कम ये चीजें एक बार तो आपने पढ़ ली है, फिर आप अभ्यास करना शुरू कर सकते हो। और अभ्यास के लिए आप यूथ पब्लिकेशन या पप्पू सिंह जी प्रजापत की पुस्तक आती है, उसमें से आप किसी भी एक बुक को सेलेक्ट करके, या फिर दूसरी जो, इन दोनों बुक को भी साथ में लेके चल सकते हो, बट मोर देन सफिशिएंट है दोनों में से कोई भी एक। यूथ में भी बहुत सवाल है, और जो पप्पू सिंह जी सर की जो बुक है उसमें भी काफी चीजें कवर की हुई है। तो ये मेरा वीडियो था, जो नेट जेआरएफ के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कंटेंट को लिमिटेड रख के पढ़ना चाहिए, और मेरी मेरी रिकमेंडेशन क्या क्या है ये मैंने बता दिया। और मैं वापस बोल रहा हूँ, दीज आर ओनली माई रिकमेंडेशन। और ठीक है, आपकी कुछ अलग चॉइसेस हो सकती हैं, किसी और टीचर की कोई अलग चॉइसेस हो सकती है। यहाँ पर मैंने सिर्फ अपनी चॉइसेस बताया है कि मुझे लगता है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इतिहास, लेखन और दर्शन के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। और अगर आपको कोचिंग कर रहे हो तो भी आपको पुस्तक कब पढ़नी है, बुक तब पढ़नी है, और अभ्यास के लिए आपको कौन सी पुस्तक या बुक पढ़नी है। और जो जो मैं अभी, ऐसा नहीं कि मैं अपने चैनल का प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ ये चीज़ कि इन चारों पार्ट में से जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, या फिर इतिहास, लेखन और दर्शन है, इसमें से जो भी टॉपिक मैं अपने चैनल पे करवा रहा हूँ ना, उसके लिए आप बुक मत पढ़ना, मैं हर एक फैक्ट को कवर करके चलूंगा। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हवाबाजी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये वीडियो हमेशा रहेगा यूट्यूब पे, ये जो मेरे मुंह से निकले हुए शब्द है ना, वो हमेशा रहेंगे वहां पर। तो अगर मैं जो, जैसे मैं नेट की टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा हूँ, तो नेट की जो टर्मिनोलॉजी है उसके लिए आप अलग से कुछ मत पढ़ना। वो तो वैसे ही क्या ना कि आप जब थ्रू आउट द हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपकी वो चीजें क्लियर हो जाती है, मैं बस उनको अलग से पढ़ा रहा हूँ। कुछ टीचर्स साथ में पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स अलग से पढ़ाते हैं, मैं उनको अलग से पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, जो मध्यकालीन भारत है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, और उसमें मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपने वो पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, तो आपको किसी भी बुक की, कोचिंग के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो भी मेरी गारंटी है कि उसमें से सवाल बाहर नहीं जाएगा। और इतिहास, लेखन और दर्शन का तो पूरा का पूरा पोर्शन मैं क्लियर करवाऊंगा ही करवाऊंगा अपने चैनल पे, भले ही व्यूज आए ना आए, बट मैं करवा के जाऊंगा। तो फिर ये चीज है, और बाकी देखते हैं अब चैनल का आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो ठीक रेस्पॉन्स मिल रहा है, अब आगे और अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर भगवान की मर्जी और आपका सपोर्ट वो है। तो बस ये था मेरा वीडियो बुक्स रिकमेंडेशन के लिए, स्पेशली फॉर नेट जेआरएफ। इसमें मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को और राजस्थान की बुक्स को कवर नहीं किया है,
ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपके कोई डाउट्स है, आपके कुछ इशू है, इशू तो क्या ही होंगे, आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल है हिस्ट्री पथ नाम से, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो में, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पर पूछ सकते हैं चीज़ें मेरे को, जो वहाँ पर मैं ऑनर हूँ ना उस चैनल का, तो आप मेरे को भी मैसेज करके आप पूछ सकते हो। नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट वगैरह है, आप कुछ लगता है आप लिखिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी हर एक डाउट को सॉल्व करने का, और जो भी आपको संदेह है उसको अच्छे से क्लियर करने का, कि आपके दिमाग में कोई भी संदेह ना रहे। तो ऐसा है कि अगर आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपना मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री पथ का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा चैनल बहुत ही नया नया है, अभी 12 दिन ही हुए मैंने इस चैनल को शुरू किया है, और अच्छा प्यार भी मिल रहा है और खुशी है मुझे इस बात की। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि मेरे को और ज़्यादा सपोर्ट मिले, क्योंकि मैं इसके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उनके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरा बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, बहुत टाइम कंटेंट क्लियर करना, और मुझे पता है कि मैं कितना दे रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। बस वही होता है ना कि जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो ना, तो आप चाहते हो ना कि आपको एक वो मोटिवेशन मिलता है। मुझे पता है कि यूट्यूब पे टाइम लगता है चीज़ों को ग्रो होने में, लोगों को आप पे ट्रस्ट होने में, वो सब चीज़ें मुझे पता है। बट वही है ना कि मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो अगर आप वो पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप बिलीव कर सकते हो। और फिर अगर ऐसा होता है कि अगर ये चैनल कंटिन्यू नहीं होता है, अगर आगे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर तो आप सीधी सी बात है, मैंने आपको सब चीज़ें बता ही दी है कि कोचिंग कर रहे हो या फिर बुक पढ़नी है, कोचिंग कर रहे हो तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। बाकी चैनल पे वीडियो आते रहेंगे, आप प्लीज़ देखते रहना, साथ में नोट्स बनाते रहना। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे, चीज़ें और ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी, बेटर होती जाएगी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इतिहास को मैं आसान बनाऊंगा। जो पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा के आपको प्रस्तुत करूंगा, आपको मजा आएगा। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। तो जो भी इतिहास के विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप चैनल से जुड़िए, कुछ दिन रहिए, फिर देखिए। और आपके अगर कोई भी ऐसे मित्र है जो किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको प्लीज़ जो मेरा ये चैनल है एक बार रिकमेंड कीजिएगा। किसी को फोर्सफुली मैं नहीं बोल रहा कि मेरे चैनल पे आओ और पढ़ो, एक बार आप आके देखो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी बुक से पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। बस एक बार आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन सब चीज़ों पर कितनी मेहनत कर रहा हूँ। और एक बार आप अगर देखोगे तो आप फिर जाओगे नहीं कहीं पे, फिर यहीं पे रहोगे। आप फिर आप खुद बोलोगे कि सर नहीं, हम ठीक है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।